Hello everyone, my name is Sanjot Kaur, roll number 4710120002, class MSc Maths final year. This is my presentation of analytic number theory. Our first question is, find the LCM of 482 and 1687. हमें इन दोनों का LCM फाइंड करना है, तो हम रिजल्ट यूज़ करेंगे GCD of AB and LCM of AB is equal to product of AB. सो हमें क्या फाइंड करना है, LCM फाइंड करना है, तो GCD इससे डिवाइड हो जाएगा. तो अब हमें GCD फाइंड करने के लिए पहले हमें दो नंबर तो है हमारे पास A और B. तो अब हम क्या करेंगे, इसका GCD निकालेंगे. सो GCD निकालने के अब हम इसमें इस नंबर को यानी कि इस नंबर को हम इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. सो डिवाइड करने के लिए हम देखते हैं कि 1687 डिवाइड 482 डिवाइड करेंगे 3 के साथ तो 6 आएगा. रिमाइंडर हमारे पास बचेगा 241. सो 483 मल्टीप्लाइड बाय 3 और रिमाइंडर जो बचा है 241 उसको ऐड कर दिया. इसी तरीके से हम 482 लिखेंगे. 482 को इसी नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 0. सो हमारे पास जो GCD आएगा 482 और 1687 का, वो हमारे पास 241 आएगा. सो हम जो है इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू रख देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, LCM आ जाएगा. यानी कि 482 मल्टीप्लाई 1687 डिवाइडेड बाय 241. सो हमारे पास जो इसको मल्टीप्लाई करने पे और डिवाइड करने पे जो GCD LCM आएगा वो 3367 आएगा. इसी तरीके से हम अपना सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. 60 एंड 61 का LCM फाइंड करेंगे. वही रिजल्ट यूज़ करेंगे, यानी कि GCD एंड LCM मल्टीप्लिकेशन ऑफ GCD एंड LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दैट टू नंबर्स. सो हम यहाँ पे 61 का निकालेंगे, तो 60 मल्टीप्लाई 1 + 1 लिखेंगे और 60 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 60. सो हैंस अवर GCD ऑफ 60 एंड 61 इज 1. सो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे A, B और GCD ऑफ AB. सो यहाँ पे A की वैल्यू रखेंगे तो 60 और B की वैल्यू रखेंगे 61 और GCD हमारे पास 1 है. तो यहाँ पे 60 और 61 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 60 मल्टीप्लाई 61 बाय 1 इज इक्वल टू 3660. तो LCM आया है 60 और 61 का 3660. अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट देयर आर इनफाइनाइटली मैनी प्राइम्स ऑफ द फॉर्म 4n + 3. हमें ये प्रूव करना है कि जो हमारे पास 4n + 3 फॉर्म दे रखा है उसमें इनफाइनाइटली मैनी प्राइम्स आएंगे. सो लेट द नंबर ऑफ प्राइम्स ऑफ द फॉर्म 4n + 3 इज फाइनाइट. अब हम मान के चलते हैं कि जो हमारे पास नंबर ऑफ प्राइम्स आएंगे वो फाइनाइट आएंगे. लेट Q बी द ग्रेटेस्ट प्राइम ऑफ दिस टाइप. अब हमने मान लिया कि जो Q है वो सबसे बड़ा प्राइम होगा किस फॉर्म का, 4n + 3 फॉर्म का. Therefore, finite number of the prime of the form 4n + 3 are 3, 7, 11 up to so on Q. अब Q यहाँ पे सबसे बड़ा है तो इसलिए एंड में लिया है. यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 आएगा, सॉरी n की वैल्यू 0 रखेंगे तो 3 आएगा, 1 रखेंगे तो 7 आएगा, अप टू so on. ऐसे ही हमारे पास नंबर ऑफ प्राइम्स आते जाएंगे. नाउ लेट A इज इक्वल टू 3, 7, 11, यानी कि इसकी हमने प्रोडक्ट लिखी है. ये प्रोडक्ट क्या है, इन सभी नंबर्स की क्या है, इन सभी प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट है A. कंसीडर अ नंबर B डिफाइंड बाय B इज इक्वल टू 4a - 1. अब हमने एक नंबर लिया है जो कि किस फॉर्म का है, 4a - 1 फॉर्म का है. इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया है, विच इज ऑफ द फॉर्म 4n - 1 एंड हेंस ऑफ द फॉर्म 4n + 3. अब अगर 4n - 1 फॉर्म का है कोई नंबर तो वो 4n + 3 फॉर्म का भी होगा. ऑल्सो V इज ग्रेटर देन 1. अब जहाँ पे जो B है वो ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि यहाँ पे जो A की वैल्यू है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है. क्योंकि यहाँ पे हमने जो A लेट किया है उसकी वैल्यू 3 से स्टार्ट हो रही है, तो इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की कंडीशन है. सो अवर B इज ग्रेटर देन 1. नाउ वी यूज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. B can be expressed as a product of primes, say P1, P2 up to so on Pk. अगर हमारे पास B एक प्रोडक्ट ऐसा नंबर हमने डिफाइन करा है जो कि प्राइम की प्रोडक्ट में लिखा जा सके, सो हम क्या कह सकते हैं, सो B को हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स. सो P1, P2 up to so on Pk.
ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। सिंस b इज इक्वल टू 4a माइनस 1, अब हमारे पास जो हमने फॉर्म लेट करी थी वो 4a माइनस 1 की थी, सो विच इज ओड। अब यहाँ पे हम a की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमारे पास 3 आएगा, 2 रखेंगे तो 7 आएगा, तो ये किस फॉर्म का आता जाएगा, ओड नंबर आते जाएंगे b, यानी कि b जो है वो ओड है। देयरफॉर एवरी प्राइम फैक्टर ऑफ इक्वेशन 2 इज ओड। अब जहाँ पे जितने भी हमारे पास प्राइम नंबर्स है, जो उनके फैक्टर्स आएंगे वो सारे के सारे किस फॉर्म के आएंगे, ओड फॉर्म के आएंगे। देयरफॉर एवरी प्राइम फैक्टर p1 p2 अप टू सोन pk इज आइदर ऑफ द फॉर्म 4n+1 और 4n+3। सो हमने जो फॉर्म लेट करी थी, यानी कि 4n+1 और 4n+3, यानी कि जितने भी यहाँ पे p1 p2 अप टू सोन pk है, जो b है हमारे पास वो 4n+1 फॉर्म का होगा या 4n+3 फॉर्म का होगा। बट ऑल प्राइम्स p1 p2 pk कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म 4n+1 अलोन। यहाँ पे हमने जो लेट करा था b की वैल्यू 4a+1, हमने यहाँ पे मेंशन करा था कि जो b है वो 4n-1 फॉर्म का है और 4n+3 फॉर्म का है। सो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास b है वो अकेला 4a-1 फॉर्म का है, यानी कि b जो है वो 4n-1 और 4n+3 फॉर्म का हो सकता है। सो अब हम ये हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आएगी अगर हम कहेंगे कि 4n+1 फॉर्म का भी हमारे पास b एग्जिस्ट करेगा। Therefore, at least one out of the prime factor p1, p2, pk of b is of the form 4n+3। हमारे पास b की दो फॉर्म थी, 4n-1 और 4n+3। उनमें से कोई ना कोई एक प्राइम फैक्टर ऐसा होगा जो कि फॉर्म 4n+3 का होगा। Let p be of the form 4n+3 be such prime factor of b। अब हमने एक 4n+3 फॉर्म का एक p मान लिया, एलिमेंट ले लिया हमने, प्राइम फैक्टर किसका लिया है, b का। सो हम कह सकते हैं कि p डिवाइड्स b। ऑल्सो एज p इज प्राइम एंड ऑफ द फॉर्म 4n+3, अगर हमारे पास p प्राइम है और वो किस फॉर्म का है, 4n+3 का है, तो वो b के जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उनको डिवाइड करेगा, यानी कि जो भी इस फॉर्म के फैक्टर्स हैं उनको सबको डिवाइड कर रहा है, यानी कि p डिवाइड्स a। So we can say that p divides 4a minus b also. We know that 4a minus b is equal to 1. So p divides 1, which is impossible because p is always greater than 1. Then thus our supposition is wrong. हमने क्या select करा था कि हमने जो select करा था कि हमारे पास जो number of elements है, नंबर ऑफ प्राइम्स हैं वो 4n+3 फॉर्म के वो फाइनाइट होंगे। सो हमारे पास यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आई है। सो हम कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ प्राइम्स है 4n+3 फॉर्म के वो इनफाइनाइट होंगे। इसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन अपना प्रूव करेंगे, जहाँ पे हमारे पास फॉर्म जो है वो 6n+5 की होगी और उसको हमने दिखाना है कि इसमें इनफाइनाइटली मैनी प्राइम्स एग्जिस्ट करेंगे। So let the number of primes of the form 6n+5 be finite। वही प्रोसीजर करा है जो पिछले वो क्वेश्चन में करा था कि हम 6n+5 जो नंबर ऑफ प्राइम्स है वो फाइनाइट मान के चलेंगे। इसी तरीके से हमारे पास जो q है वो सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, इसी टाइप का हमने लेट कर लिया। सो देयर आर इनफाइनाइट प्राइम ऑफ द फॉर्म 6n+5। यहाँ पे फॉर्म में हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 5 आएगा, 1 पुट करेंगे तो 11 आएगा, ऐसे अप टू 7 चलता जाएगा। और क्यों हमें सबसे बड़ा इंटीजर क्यों हमारे पास सबसे बड़ा प्राइम नंबर है इसी फॉर्म का। सो ए हमने लेट करा है इन सब की प्रोडक्ट को, बी दी प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज नंबर्स। सिमिलरली हम प्रोसेस यही वाला करते जाएंगे। हमने एक बी लेट करा है जो कि 6a-1 का है। इसी तरीके से हमारे पास जो 6b है जो 6n-1 फॉर्म का भी होगा और 6n+5 फॉर्म का भी होगा। हमें पता है कि जो a है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, क्योंकि यहाँ पे जो a लेट करा था हमने वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 करा था। a का फर्स्ट एलिमेंट कौन था, 5। सो b इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। नाउ वी अप्लाई fundamental theorem of arithmetic on v can be expressed as a product of primes, say p1 p2 up to so on pk। so यहाँ पे हम v को प्राइम्स की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं p1 into p2 into p3 up to so on pk। this is our equation number 2। since b is equal to 6a-1 is odd, therefore 2 cannot be a factor of b। अब यहाँ पे अगर जो b है अगर वो ओड है तो 2 इसका फैक्टर नहीं हो सकता। ऑल्सो 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ b,
बिकॉज इफ 3 डिवाइड्स b देन 3 डिवाइड्स 6 से -1, बिकॉज यहाँ पे जो b की वैल्यू है वो 6 से -1 है. बट 3 डिवाइड्स 6 से, दैट इज 3 डिवाइड 1, which is impossible. So therefore none of the prime factor of b is 2 or 3. Hence each prime factor of b is an odd number greater than 3. So ना तो 2 हो सकता है ना 3 हो सकता है. So 3 से बड़े जितने भी प्राइम फैक्टर हैं वो odd, each prime factor of b is an odd number greater than 3. Therefore each prime p1 p2 up to so on pk is of the form 6n plus 1 और 6n plus 5. So यहाँ पे जो p1 p2 up to so on pk है वो 6n plus 1 फॉर्म के होंगे या 6n plus 5 फॉर्म के होंगे. But all the primes p1 p2 up to so on pk cannot be primes of the form 6n plus 1 because the product of the primes of 6n plus 1 is again of the form 6n plus 1, which is contrary to 1 because यहाँ पे जो b है वो हमने 6 से -1 की फॉर्म का लिया था या 6n plus 5 की फॉर्म का लिया था. Therefore at least one out of the prime factors p1 p2 up to so on pk of the b is of the form 6n plus 5. तो उस b में से एक p या एक एलिमेंट हमें ऐसा मिलेगा जो कि 6n plus 5 फॉर्म का होगा. So let p of the form 6n plus 5 be such prime factor of b. Therefore p divides b also as p is a prime and of the form 6n plus 5. So p divides 5, 11, 17 up to so on q. तो जो अगर p अगर प्राइम है तो 6n plus 5 फॉर्म का होगा. सो जो p है वो उसके जो प्रोडक्ट ली थी हमने उसको डिवाइड करेगा. सो दैट इज p डिवाइड्स a. So we can say that p also divides 6 से -b. हमें पता है कि 6 से -b की वैल्यू कितनी है 1. So we can say that p divides 1. But we know that p is greater than 1. So which is impossible कि ये इसको डिवाइड नहीं कर सकता. Thus our supposition is wrong. Hence number of primes of the form 6n plus 5 is infinite. Now our next question is show that 1 square 2 square up to so on m square is not a complete residue system modulo m if m is greater than 2. यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, जो s हमने सेट लिया है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू सो ऑन m स्क्वायर, इसे हमें दिखाना है कि ये कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम नहीं है. यहाँ पे हमने एक a एलिमेंट लिया है s में से जो कि 1 स्क्वायर है और b हमने लिया है m-1 होल स्क्वायर जो कि s में से ही लिया गया है. Then a b belongs to s and a is not equal to b as m is greater than 2. अब यहाँ पे a और b दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो है m ग्रेटर देन 2 है हमेशा. बट a माइनस बी, अब हम यहाँ पे a माइनस बी की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 का स्क्वायर माइनस m-1 का होल स्क्वायर 1 माइनस यहाँ पे m-1 का होल स्क्वायर को हम खोलेंगे तो हमारे पास m स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2m आएगा. सो 1 से 1 कैंसिल, हमारे पास क्या बचेगा 2m माइनस m स्क्वायर. सो देयरफॉर हमारे पास क्या आ चुका है यहाँ पे a-1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोडुलो m. हमारे पास जो रेजिड्यू कंप्लीट रेजिड्यू मॉड्यूल की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि हमारे पास जो a इज इक्वल टू ai मोडुलो m, यानी कि एक ना एक एलिमेंट उस सेट में से ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए ताकि हमारे पास जो ये है एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाए. यानी कि इस कंडीशन को अब यहाँ पे ये वाली चीज़ जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो हम कह सकते हैं कि ये हमने जो सेट लिया है s 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू सो m स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मॉड्यूलो m नहीं है. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज prove that the number of divisor of n is odd if and only if n is perfect square. If the integer k is greater than or equal to 1, prove that sigma kn is odd if and only if n is square or double of a square. First we have to prove our first part of our question. हमें ये दिखाना है कि जो नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ n है वो ओड होंगे अगर हमारे पास n जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है. तो अगर n परफेक्ट स्क्वायर है तो नंबर ऑफ डिवाइजर n के ओड होंगे. सिंस n इज ग्रेटर देन 1, सो हम यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक अप्लाई करेंगे जो कि हमें क्या कहती है, जो n है उसको प्राइम्स की प्रोडक्ट की
फॉर्म में लिखा जा सकता है. सो P1 K1 P2 K2 अप टू so on PR KR. Where P1 P2 up to so on PR are distinct primes, factors of n and integer ki is greater than equal to 1. यहाँ पे जो P1 P2 up to so on PR क्या है, इसमें distinct prime factors है. So we know that divisor of n can be written as K1 plus 1 K2 plus 1 up to so on KR plus 1. So dn is odd. हमें क्या गिवन दे रखा है क्वेश्चन में कि जो n है डिवाइजर ऑफ n है वो odd है. So हमें क्या प्रूव करना है, n is a perfect square. So हम यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं, डिवाइजर ऑफ n इज ओड इफ K1 प्लस 1 K2 प्लस 1 KR प्लस 1 इज ओड. अगर ये ओड होंगे तो ये भी ओड होगा. सो इफ KI प्लस 1 इज ओड फॉर ऑल I 1 2 अप टू so on R. अगर KI प्लस 1 ओड है तो इफ KI इज इवन फॉर ऑल I 1 2 अप टू so on R. तो अगर ये KI इवन है तो जो KI प्लस 1 है वो ओड होगा. सपोज KI इज इक्वल टू 2m1. हमने ये इवन फॉर्म का ले लिया KI. सो फॉर I इज इक्वल टू 1 2 so on R. सो n कैन बी रिटन एज P1 2m 2m1 P2 2m2. यहाँ पे हमने K की वैल्यू जो है वो रख दी, K1 की वैल्यू, K2 की वैल्यू और KR की वैल्यू, जो कि K1 K2 अप टू so on KR की वैल्यू इवन फॉर्म में रखी है 2mi. सो P1 m1 2 हमने बाहर निकाल लिया, ये पावर में चला गया. P2 m2 अप टू so on PR mr. सो होल पावर 2. सो n इज अ परफेक्ट स्क्वायर. हियर वी कैन प्रूव आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ द थ्योरम. Hence dn is odd if and only if. Hence dn is odd if and only if n is perfect square. Now we prove second part of our theorem. Let n is equal to P1 K1 P2 K2 up to so on PR KR is a prime factorization of n. Then sigma kn. यहाँ पे जो sigma kn है उसको हम जो है इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे P1 P2 अप टू so on PN PR क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन है. अब यहाँ पे जो हमने K लिया है K इंटू K1 प्लस 1 माइनस 1 P1 रेज टू पावर K माइनस 1. इसी तरीके से हम पूरी प्रोडक्ट लिखेंगे. सो अब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास इस फॉर्म का रिजल्ट आएगा 1 प्लस P1 प्लस अप टू so on P1 K रेज टू पावर K1. सेम इसी तरीके से 1 प्लस P2 अप टू so on P2 रेज टू पावर K K2. सिमिलरली हम K KR तक भी लिखेंगे RH फॉर्म में. एज वी नो दैट सिग्मा KN इज ओड. अब हमें जो क्वेश्चन में दे रखा था सिग्मा KN इज ओड, सिग्मा KN इज ओड. अब हमें ये गिवन है. सो वी कैन देयरफॉर से दैट 1 प्लस P1 प्लस P1 अप टू so on, ये पूरी की पूरी प्रोडक्ट इसके इक्वल है, सिग्मा KN के इक्वल है. तो ये क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी प्रोडक्ट भी ओड हो जाएगी. सो ईच 1 प्लस PI प्लस P अप टू so on PI K I1 इज ओड फॉर ऑल I 1 2 अप टू so on R. Now we discuss two cases. Case 1, if all PI's are odd, सिग्मा KN इज ओड. अगर यहाँ पे सभी के सभी PI's ओड हो जाएंगे तो सिग्मा KN भी क्या हो जाएगा, ओड. कब, जब यहाँ पे जो KI की कंडीशन है वो क्या है, इवन होंगे तब. क्योंकि हमारे पास जो KI प्लस 1 था यहाँ पे ओड होगा कब, जब हमारे पास KI क्या होगा, इवन. सो फॉर ऑल I इज इक्वल टू 1 2 अप टू so on R. n इज इक्वल टू P1 2 1 m1. ये हमने वही वाली कंडीशन करी जो हमने स्टार्टिंग के प्रूफ में करी थी. यहाँ पे सिर्फ एक एक्स्ट्रा कंडीशन है कि यहाँ पे K साथ के साथ आता जाएगा, K यहाँ K. सो वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज P1 m1 K P2 m2 K अप टू so on PR mr K रेज टू पावर 2 विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर. सो हमारे पास जो सिग्मा के n है उसका जो उसमें जो n है, जो n की जो वैल्यू है वो परफेक्ट स्क्वायर में आएगी ऑलवेज. इन केस 2, इफ वन ऑफ द PI से P1 इज इक्वल टू 2 एंड ऑल अदर प्राइम्स आर ओड, देन सिग्मा KN इज ओड. अब यहाँ पे जो हमारे पास n की वैल्यू है, इसमें हम जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी वैल्यू 2 रखेंगे यहाँ पे. सो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आएगी वो इस फॉर्म की बन के आएगी, 2 रेज टू पावर K P2 M2 K
अप टू सो ऑन पी आर एम आर के टू होल स्क्वायर। यहाँ पे अब हम जो लिख रहे हैं वैल्यू n की, वो 2⁻²k p2 m2 p3 m3 अप टू सो ऑन pr⁻m r। हमने जो 2 जो k है वो सबसे बाहर लिखा है, यानी कि 2k। अब हमारे पास अगर इफ k इज इवन देन n इज इक्वल टू k/2 p2 m2 p3 m3 pr mr इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर हमारे पास यहाँ पे जो k है वो इवन नंबर का होता है, तो जो n है ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन के आएगी। एंड इफ k इज odd से k इज इक्वल टू 2mi प्लस 1। अगर हम k यहाँ पे ओड लेते हैं देन n इज इक्वल टू 2 इंटू 2⁻m1 p⁻2m2 pr⁻mr। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी इज अ ट्वाइस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि इस परफेक्ट स्क्वायर का क्या आ जाएगा, ट्वाइस आ जाएगा। सो सिग्मा के n इज odd इफ एंड ओनली इफ n इज परफेक्ट स्क्वायर और ट्वाइस ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। सो हमारे पास जो थ्योरम थी वो हमें क्या कह रही थी कि सिग्मा के n जो है वो अगर ओड है तो n या तो वो n का स्क्वायर आएगा और या उस स्क्वायर का डबल आएगा। p स्क्वायर q क्यूब coincide with the terms of 1 plus p square into 1 plus q square plus q cube when the latter is multiplied out. As we know that if p and q are distinct prime, अगर p और q distinct prime है तो वो n जो है वो उस फॉर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू p1 k1 p2 k2 अप टू सो ऑन pr kr। अब हमें पता है जो डिवाइजर ऑफ n है उसका जो रिजल्ट है वो हम कैसे लिख सकते हैं, k1 प्लस 1 k2 प्लस 1 अप टू सो ऑन kr प्लस 1। हेयर n इज इक्वल टू p स्क्वायर q क्यूब। अब जो हमारे पास जो n है यानी कि डिवाइजर ऑफ जो हमारे पास ये वैल्यू किसकी है, n की। सो इसकी जगह हम n रखेंगे, n की वैल्यू रखेंगे p स्क्वायर q क्यूब। यहाँ पे जो p1 है वो p को डिनोट कर रहा है और p2 q को डिनोट कर रहा है और k1 2 है और k2 3 है। सो हम डिवाइजर ऑफ p स्क्वायर q क्यूब निकालेंगे तो k1 प्लस 1 और k2 प्लस 1 करेंगे। तो k1 की वैल्यू रखेंगे और k2 की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास जो डिवाइजर ऑफ p स्क्वायर q क्यूब है वो 12 आएगा। अब हमारे पास जो सिग्मा p स्क्वायर q क्यूब है उसका रिजल्ट ये होता है, यानी कि p1 k1 प्लस 1 माइनस 1 बाई p1 माइनस 1 p2 k2 प्लस 1 माइनस 1 बाई p2 माइनस 1। सो हम इस रिजल्ट में जो हमारे पास वैल्यूज हैं k1 k2 की और p1 p2 की वो रखेंगे। सो हमारे पास k1 की वैल्यू 2 थी और k2 की वैल्यू 3 थी, p1 की वैल्यू p थी और p2 की वैल्यू q। सो वैल्यू रखने पर हमारे पास क्या आएगा, p क्यूब माइनस 1 q4 माइनस 1 बाई p माइनस 1 इंटू q माइनस 1। सो अब हमारे पास जो इसका जो है रिजल्ट, यानी कि इसको हमने ब्रेक करा है तो क्या आएगा हमारे पास p माइनस 1 इंटू पी स्क्वायर प्लस p प्लस 1। इसी तरीके से q रेज़ टू पावर 4 माइनस 1 का रिजल्ट ब्रेक करा है q माइनस 1 q क्यूब प्लस q स्क्वायर प्लस q प्लस 1 बाई q माइनस 1। सो दिस शुड बी कैंसल। तो हमारे पास क्या बचेगा, p स्क्वायर प्लस p प्लस 1 और q स्क्वायर q क्यूब प्लस q स्क्वायर प्लस q प्लस 1 which is multiplied out, which is our required result. So this is my presentation on analytic number theory assignment 1. Thank you.